नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अहमदाबाद में साइबर पुलिस ने कांग्रेस नेता को क्यों गिरफ्तार कर लिया है। बात करेंगे गुजरात बीजेपी की 2024 की रणनीति के बारे में भी। बताएंगे गुजरात में कहां मिला नकली डीएसपी और फर्जी सीबीआई बनकर कौन कर रहा था उगाही का धंधा। दिखाएंगे आपको गुजरात से हर बड़ी और अहम खबर, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी बीजेपी का चौंकाने वाला नाम भजनलाल शर्मा बनाए गए नए मुख्यमंत्री। दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री। राजस्थान में 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह। कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम के सर सजेगा ताज। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में पीएम मोदी का मंत्र, बोले वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों पर एआई का प्रभाव बेहद ही सावधानी के साथ बढ़ना होगा हमें आगे। बंगाल राशन वितरण घोटाले में ईडी की पहली चार्जशीट। आरोप पत्र में मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का नाम। 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप। रांची में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पहुंची इनकम टैक्स की टीम। सर्विलांस सिस्टम से मिट्टी के अंदर जेवरात की तलाश। अब तक 350 करोड़ से अधिक कैश बरामद। आज तक गुजरात में एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। अयोध्या राम मंदिर के लिए नियुक्त पुजारी का एक फर्जी वीडियो वायरल हो चुका है और इसी आरोप में पुलिस एक कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार कर चुकी है। कांग्रेस नेता हितेंद्र पिठाड़िया ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जिस पर विवाद शुरू हो गया था। इस वीडियो में पुजारी किसी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस जांच में पता ये चला है कि ये पूरा का पूरा वीडियो फेक है। हितेंद्र पिठाड़िया पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए भी आरोप लगे हैं। आपको ये भी बता दें कि हितेंद्र कांग्रेस के अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हालांकि हितेंद्र के सोशल मीडिया से पोस्ट को डिलीट कर दिया गया और साइबर पुलिस इस मामले में पूरी छानबीन में जुटी हुई है। हितेंद्र पिठाड़िया नाम के हैंडल द्वारा ये फोटो वायरल करने में आया था। ये फोटो का जो प्राथमिक हमने विवेचना करी है उसमें ये ध्यान पे आया है कि ये एडिटेड फोटो है और एक पॉर्न साइट से लेकर एडिट करने में आया गया है और इस फोटो को ये वायरल करने में आया। इसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करी है। आरोपी जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर की अपनी वो पहचान बताते हैं और उनका ये प्राइमा फेसी ऐसे लग रहा है कि उन्होंने थोड़ा माइलेज लेने के लिए ये फोटो किस पार्टी से जुड़े हैं? वो अभी अपनी पहचान कांग्रेस पार्टी के आगेवान के तरीके बता रहे हैं। गुजरात में लोकसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने आज विधायकों और प्रमुखों की बैठक की है, जिसमें साथ ही शुरुआत हो चुकी है। बैठक के सभी नेताओं की जीत की रणनीति के बारे में विस्तार से समझाया गया है। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी का चेहरा और पेज समिति का फॉर्मूला इस चुनाव में भी अहम होने जा रहा है। सभी सीटों पर 5 लाख से ज्यादा की लीड का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी की जीत की इस रणनीति पर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर ऋत्विज पटेल के साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश दोशी ने खास बातचीत की है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा की तैयारियां शुरू हो चुकी है और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने विधायकों को और साथ ही जो जिला प्रमुख हैं उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और मिशन लोकसभा का उन्होंने आगाज़ कर दिया। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। ऋत्विज भाई, प्रदेश अध्यक्ष ने जो हैं वो 4 संकल्प सबसे लिए थे और आज विधायकों के साथ भी बैठक की है और प्रदेश जो जिला के भी प्रमुख हैं, जो यूनिट के प्रमुख हैं, उनसे भी मीटिंग की है। किस तरह की रणनीति के साथ लोकसभा में भाजपा आगे बढ़ रही है और क्या संकल्प लिया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये स्वभाव रहा है कि समय समय पर ऐसी बैठक का आयोजन होता है और इस बैठक में जो बीते हुए समय में जो संगठनात्मक काम हुए हैं उसकी समीक्षा की जाती है और आगे की रणनीति भी तय की जाती है। जिस प्रकार से हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए और उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो अप्रत्याशित जीत प्राप्त हुई है, उस हौसले को बरकरार रखने के लिए और गुजरात में
जब भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटों पर विजय प्राप्त किया था, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय CR पाटिल साहब ने हर एक लोकसभा सीट 5 लाख से ज़्यादा वोटों के साथ जीतने का एक लक्ष्य बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब और माननीय अमित भाई शाह साहब के नेतृत्व में जिस तरीके से केंद्र की सरकार चल रही है और राज्य में माननीय भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में राज्य की सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 सालों में जो काम किए हैं वो काम को लेकर हम इस लोकसभा चुनाव में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस बार भी जीत की हैट्रिक करेंगे और सारी सीटों पर 5 लाख से ज़्यादा वोटों से हम विजयी होंगे। ये कॉन्फिडेंस का रीज़न क्या रहता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जब बने थे तब उन्होंने कहा था हम 182 सीटें जीतेंगे और 156 सीटें आई। इस बार भी वो कह रहे हैं 5 लाख की लीड। हमेशा एक बड़ा टारगेट भाजपा डिसाइड करती है, ऐसा क्यों होता है और क्या इससे कार्यकर्ताओं में जोश आता है, कार्यकर्ता दौड़ने लगता है? क्या वजह होती है कि इतना बड़ा टारगेट जो है वो डिसाइड किया गया अभी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसमें भी गुजरात का जो संगठन है वो सबसे पुराना और मजबूत संगठनों में से एक है। यहाँ पर हमारे पेज समिति तक का हमारा ढांचा है और उस ढांचे के आधार पर मैंने जो बोला कि हमारे केंद्र में जो हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है मोदी साहब, उनके नेतृत्व में और हमारे संगठनात्मक ढांचा के आधार पर हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि आने वाले चुनाव में हम फिर एक बार जीत की हैट्रिक भी करेंगे और आज तक के सारे रिकॉर्ड को हम तोड़ देंगे। 3 कृषि बिलों को लेकर आंदोलन के बाद बनी केंद्रीय MSP समिति की बैठक आज अहमदाबाद में हुई है और इस बैठक में भी किसानों को फसलों के सही दाम मिलें, इस पर मंथन जारी है। केंद्र सरकार ने कृषि आंदोलन के बाद पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव की अध्यक्षता में MSP समिति का गठन कर दिया था। अभी तक इस समिति की 3 बैठकें हो चुकी हैं। इस पूरे मामले में हमने बात की है गुजरात के पूर्व कृषि मंत्री दिलीप संघाणी से। किसानों को फसलों के सही दाम मिले, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के सूचन के अनुसार एक MSP कमेटी बनाई गई है जो आज गुजरात में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है। उसके सदस्य दिलीप सांघाणी जो गुजरात के पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, उनसे बात करते हैं। दिलीप भाई, ये MSP कमेटी की बैठक है, कौन सा महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा और आज क्या चीजें तय होंगी बैठक में? ये कमेटी पहली दफा नहीं मिल रही है, देश के विभिन्न राज्यों में खास करके दिल्ली में काफी टाइम मिल चुकी है। संजय अग्रवाल पूर्व सेक्रेटरी एग्रीकल्चर केंद्र सरकार के अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री ने जो कमेटी बनाई है, किसानों के हित में उनकी जड़स, उनके उत्पादक कोई भी कृषि जड़स हो, उनको सही दाम कैसे मिले, उनकी आय सुरक्षित कैसे की जाए, उन सब बारे में चर्चा हो चुकी है काफ़ी और काफ़ी चर्चा बाकी है। आज हमारा कोऑपरेटिव एंगल से किसानों को उनकी जड़स को, उत्पादित चीज को कैसे हम ज़्यादा सुरक्षित कर पाए, ज़्यादा प्राइस दे पाए, ये दृष्टिकोण से हम चर्चा करना चाहते हैं और ये शामिल मुद्दे पूरे रिपोर्ट में जब आएंगे तब केंद्र सरकार के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से किसानों को मजबूत करने का विविध क्षेत्र हो, चाहे वो मूल्यवर्धक हो, चाहे एक्सपोर्ट हो। 3 कमेटी बनाई है, 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सपोर्ट के लिए, सीड्स के लिए जो बनाई है। कब तक ये कमेटी अपना रिपोर्ट देगी केंद्र सरकार को? कोई समय मर्यादा तय की गई है कि MSP के लिए कमेटी कब तक रिपोर्ट देगी और वो कब तक केंद्र सरकार को दी जाएगी? अब वैसे आखिरी तबके में चल रहा है, इनके बाद हमारे चेयरमैन ही तय करेंगे कि पूरा रिपोर्ट हो चुका है और कमेटी में मेंबर को कुछ भी कहना है तो वो सब स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं। प्याज के एक्सपोर्ट प्रतिबंध को लेकर सौराष्ट्र के सांसदों ने केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की है। राजकोट से सांसद मोहन कुंडारिया, पोरबंदर सांसद रमेश धादुक, जूनागढ़ सांसद राजेश चुड़ासमा और किसान नेता जेठा जनारा ने केंद्र कृषि मंत्री के सामने किसानों की परेशानियों को रखा है। सांसदों के मुताबिक प्याज का एक्सपोर्ट बंद होने से किसानों की प्याज की जो कीमतें हैं वो निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं और इसी वजह से किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। સૌરાષ્ટ્રમાં ડુંગળીનું વધારે ઉત્પાદન થવાના કારણે છતાં પણ ખેડૂતોને ગયા વર્ષ કરતા સારા ભાવ મળી રહ્યા હતા। 400 રૂપિયાથી 600 રૂપિયા જેવા ભાવ હતા પણ નિકાસબંધીના કારણે ભાવ એકદમ ગડગડી જવાના કારણે ખેડૂતોમાં એક આક્રોશ હતો। અમારા ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડના ચેરમેન અલ્પેશભાઈ ઢોલરિયાએ મને પત્ર મોકલ્યો
કે ખરા અર્થમાં જે નિકાસબંધી છે એ ઉઠાવી લેવી જોઈએ, જેના કારણે ખેડૂતોને સારા ભાવ મળી રહે. એટલા માટે કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રીનો ટાઈમ લઈને રાજેશભાઈ ચુડાસમા, રમેશભાઈ ધડુક અને હું અમે પરમ દિવસે ગઈકાલે સાંજે મળવા ગયા હતા. એને કીધું હું તાત્કાલિક ડુંગળીની ખરીદી થાય અને સારા ભાવે થાય એના માટેના હું કાલે મીટિંગ બોલાવું છું. નાફેડની મીટિંગ કરવાના હતા આજે, અને ખેડૂતોને સારા ભાવ મળે એના માટેના અમે ખેડૂતના પ્રતિનિધિ તરીકે અહીંયા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. महिसागर के पशुपालक जिले में पशु चिकित्सकों की कमी से परेशान हैं। दरअसल महिसागर में 7 लाख मवेशियों के मुकाबले 19 पशु अस्पताल हैं, लेकिन इनमें पशु चिकित्सक सिर्फ 4 अस्पतालों में ही हैं। बाकी 15 डॉक्टर्स के पद खाली हैं और इसी कमी के चलते पशुपालक बड़े दुखी हैं। लेकिन महिसागर जिले के पशुपालन अधिकारियों को पशुपालकों की ये परेशानी नहीं नजर आती और यही वजह है कि पशुपालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पशुपालन अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से भी पशुपालक बड़े परेशान हैं। सर, पूरे महिसागर जिले में कितने पशु चिकित्सालय है और इस पशु चिकित्सालय में कितने पशु चिकित्सक परमानेंट उपलब्ध है? महिसागर जिला पंचायत में कुल 19 पशु चिकित्सालय है। उनमें से कुल 19 वेटनरी ऑफिसर का महकम मंजूर हुआ है। उसमें से अभी ऑलरेडी 4 महकम फुलफिल किया गया है। बाकी के 14 लोगों के लिए 14 जो वेटनरी डिस्पेंसरी खाली है, उनके अलग अलग तालुका में गुजरात राज्य सरकार द्वारा 10 MVD माध्यम से 14 मोबाइल वेटनरी यूनिट स्टार्टअप है, उनके द्वारा पशुपालकों को नियमित सारवार दी जा रही है। सर, पूरे जिले में कितने पशु है? कुल मिला के लाइव स्टॉक पॉपुलेशन 7,14,000 है। सर, पशु चालकों का कहना है कि पशुपालकों का कि जो लोग हैं वो हमारे वहाँ डॉक्टर नहीं होने की वजह से झोला छाप डॉक्टर के पास हमें काम करना पड़ता है और जो बाहर के डॉक्टर बुलाते हैं उनसे भी हम ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो सर, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली महिसागर डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंदर 2 संघ कार्यरत है। टोटल 10 MVD कार्यरत है। 15 अपने लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर भी है और 4 वेटनरी ऑफिसर है। कुल मिला के जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट सेक्टर में पशुपालकों को जाने की ज़रूरत कम होती है। फिर भी कुछ लोग जाते हैं तो वो अपने हिसाब से ही चले जाते हैं। अगर गवर्नमेंट वेटनरी ऑफिसर का अगर वो लोग कांटेक्ट करेंगे तो उनको इमीडिएट हम लोग सारवार देने की कोशिश करेंगे। सर, उन लोगों का आक्षेप है कोई झोला छाप डॉक्टर आता है, बिना डिग्री का डॉक्टर, तो कोई भी सर जांच पड़ताल की गई इसमें? नहीं, हमें अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में। सर, जिला का जो पशु चिकित्सालय है और जो बालासुर में पशु है उसकी सर हालत अच्छी नहीं है, तो आगे जाके सर कब तक ये पूरा डिस्ट्रिक्ट बनेगा, कब तक नया बनने के आसार है? एक्चुअली जो आप बता रहे हैं वो FAVC है, तहसील बालासिनोर का देव है। उसका टेंडरिंग प्रोसेस में गुजरात राज्य सरकार से 62 लाख की ग्रांट भी अवेलेबल हो चुकी है इसके लिए। सर, जिले का पशु चिकित्सालय कब तक अपग्रेड होगा? वो तो टेंडरिंग प्रोसेस में, अब जब टेंडर पास आउट हो जाएगा तो इसके हिसाब से बांधकाम स्टार्ट हो जाएगा। महिसागर जिला में पशुधन डॉक्टर नहीं है। जो गुजरात के नामांकित जिला में हमारा महिसागर जिला दूध और खेती दोनों करता है। दूध के धंधा में पशुओं को जो कोई रोग हो तो इनकी चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सक की 15 जगह हमारे महिसागर जिले में खाली है। दवाखाना, फिजिकली इनका मकान, दूसरी सभी फैसिलिटी है, लेकिन इनको जो ज़रूरत है डॉक्टर की, तो डॉक्टर नहीं हो तो कैसे वो चलाएंगे? इनसे क्या होता है कि जो लेबागू बिना डिग्री वाले डॉक्टर पशुओं को सारवार करते हैं, इनसे किसानों को बहुत नुकसान होता है आर्थिक रीत से। गुजरात में नकली नेताओं अधिकारियों की बाढ़ सी आ चुकी है। इस बार जूनागढ़ में एक नकली DSP को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तलाश गुजरात के कई जिलों की पुलिस को थी। हकीकत में शख्स कोर्ट में ड्राइवर था, लेकिन DSP का आई कार्ड बनाकर लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देता रहा। आरोप ये लगा है कि इसने लोगों से करोड़ों रुपए से ज्यादा की ठगी कर डाली है। क्या है ये पूरा का पूरा मामला, इस रिपोर्ट में जानिए। गुजरात में नकली की फैक्ट्री खुल गई है। आपने नकली बाजार के बारे में सुना होगा, जहां बड़े ब्रांड के असली जैसे दिखने वाले नकली उत्पाद मिलते हैं। जिस गति से गुजरात में नकली और फर्जी अधिकारी, नेता, ASP, DSP मिल रहे हैं, गुजरात भी मानो नकली और फर्जी का बाजार बन गया है। अभी पिछले हफ्ते जूनागढ़ में खुद को मंत्री का PA बताने वाला शातिर मिला था
और अब इस बार नकली डीएसपी गुजरात पुलिस के हाथ लगा है। मंगलवार को पुलिस ने जिस नकली डीएसपी को पकड़ा है उसका नाम विनीत बंसीलाल दवे है। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अहमदाबाद के शख्स ने वो कारगुजारी कर दिखाई है कि कई लोगों से ठगी कर 2 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा लिए हैं। पेशे से यह शख्स जुडिशियल कोर्ट का ड्राइवर था, लेकिन ये खुद को डीएसपी बताया करता था। इसके पास से डीएसपी का एक फर्जी आई कार्ड भी मिला है। आई कार्ड तो असली था, बस उसमें फोटो इसने अपनी चिपका दी थी और फिर डीएसपी बनकर जमकर धौंस जमाया करता था। लोगों को पुलिस में नौकरी लगा देने के दावे करता था। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि जूनागढ़, गोंडल, बंथली, तलाला, अमरेली और सोमनाथ के 17 लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसने उनसे करीब 2 करोड़ 11 लाख रुपए से ज्यादा की रकम हड़प ली थी। लेकिन आखिरकार वही हुआ जो ऐसे शातिरों के साथ होता है। किसी ने पुलिस से शिकायत की और फिर जूनागढ़ का ये नटवर लाल डीएसपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फर्जी पुलिस का डीवाईएसपी का आई कार्ड बना के युवाओं को नौकरी देने के अपने चीटिंग करके काफ़ी पूरे सौराष्ट्र के 3-4 डिस्ट्रिक्ट के 17 से ज़्यादा लोग से वो उसको पुलिस में नौकरी देगा या कुछ और नौकरी देगा, उसी बहाने 2 करोड़ से भी ज़्यादा अलग अलग लोगों की चीटिंग की है। इसके पास से पाटन के अजीत जीवाजी राजपूत और कन्नू सिंह बजू सिंह राजपूत के नाम से पुलिस के 2 नकली आई कार्ड भी मिले हैं। पुलिस अब इस छानबीन में जुटी है कि नकली पुलिस आई कार्ड का इस्तेमाल कर इस शातिर ने और कितने अपराध किए हैं। फेक जो कार्ड मिला है उसके पास से तो अपना खुद का जो आईडी कार्ड मिला है, डीवाईएसपी का एक फेक आईडी मिला है, उसके साथ साथ जहां वो नौकरी कर रहा था कोर्ट पे, वो सिविल कोर्ट का एक जज साहब का जो फोटोकॉपी है, कलर कॉपी, वो भी उसके पास से एक आईडी प्रूफ मिला है। गुजरात में नकली पीएमओ, सीएमओ, एमएलए, एसपी और अब नकली डीएसपी मिलने से लग रहा है कि यहाँ असली से ज्यादा नकली की भरमार है। अब जनता किस पर भरोसा करे जब नकली असली बनकर सरे राह मिल रहे हैं। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में नकली अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाला गैंग पूरे राज्य में एक्टिव है। राजकोट और वडोदरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक तरफ राजकोट में खुद को उदयपुर क्राइम ब्रांच का कर्मचारी बताकर एक शख्स ने महिला के साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी देवराज गोहिल ने खुद को क्राइम ब्रांच का कर्मचारी बताया और अच्छी नौकरी का लालच देकर दुष्कर्म किया। वहीं वडोदरा पुलिस ने राजस्थान में ऐसे 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है जो पहले भोले भाले लोगों को सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप में फंसाया करते थे और बाद में खुद को सीबीआई के बड़े ऑफिसर बताकर उनसे रुपए ऐंठ लेते थे। ये पहले अपना टारगेट चूज करने के लिए फेसबुक के कोई भी प्रोफाइल के ऊपर सोशल इंजीनियरिंग करते थे कि ऐसी कोई प्रोफाइल हो जिसकी सोशल रेपुटेशन हो और या जो भी पैसे वाला हो कोई बंदा, जैसे कि उसकी प्रोफाइल के फोटोग्राफ से वो एसर्टेन करते थे। फिर उनको फेक अलग अलग लड़कियों की प्रोफाइल क्रिएट करते थे फेसबुक में और वहाँ से उसको रिक्वेस्ट भेजते थे। और फिर जो न्यूड कॉलिंग के लिए जो रिकॉर्डिंग प्ले करते थे वो गूगल में से कोई भी पोर्नोग्राफी वीडियो डाउनलोड करके वो वीडियोग्राफ न्यूड कॉलिंग के लिए स्क्रीन रिकॉर्डर में प्ले किया जाता था। और जब भी कोई भी विक्टिम अगर फोटो ये वीडियो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो उनका पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से कर लेते थे और फिर यही वीडियो उनको भेजा जाता था। और ये भी सामने आया अगर कोई विक्टिम ये ऑब्जेक्शनेबल एक्ट नहीं करता है वीडियो में तो उनका भी अगर वो वीडियो कट भी कर देता है तो उनका फोटो लेके वो 5 या सेकंड का वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्ले करके उनको दूसरे वीडियो के साथ एडिट। गुजरात में आग की घटनाएं जानलेवा साबित हो रही हैं। मोरबी के बगथला गांव के पास फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हुआ है। ईवा सिंथेटिक नाम की फैक्ट्री में दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि जब बॉयलर की रिपेयरिंग का काम किया जा रहा था तभी बॉयलर में ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। मोरबी में ही राजगढ़ रोड पर केमिकल से भरे हुए टैंकर में भी आग लगी थी। वहीं वलसाड के गुंदलाब जीआईडीसी में शक्ति टैंक कंपनी में भी आग लगी थी और कंपनी में चमड़े के उत्पाद बनाए जाते थे। पंचमहल में हालोल वडोदरा हाईवे रोड पर एक ट्रक में अचानक से आग लग गई थी। हमने घटनास्थल से 2 मृतदेह बाहर निकाले हैं और उसको नज़दीकी सिविल हॉस्पिटल में रवाना किए। घटना का तो ऐसा है कि मोरबी ये जो सिंथेटिक फैक्ट्री है उसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा था बॉयलर में। उसकी वजह से जो बॉयलर का जो फ्रंट डोर है वो फटने की वजह से घटना हुई है। और आगे अभी हम लोग जो कोई और डेड बॉडी है कि नहीं है या कोई अंदर व्यक्ति फंसा नहीं है उसकी भी हम शोध कर रहे हैं।
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर गुजरात समेत पूरे देश में खासा उत्साह है। कार्यक्रम की तैयारियां भी अपने अंतिम चरण में दिखाई पड़ रही हैं। इसको लेकर राम भक्तों में गजब का उत्साह तो है ही, बाजार भी राममय हो चुका है। इन दिनों अयोध्या में बाजार हनुमान जी के चित्र वाली धर्म ध्वजा के साथ ही राम मंदिर मॉडल की भी खासी वहां पर मांग है। अवधपुरी सज रही है क्योंकि प्रभु श्री राम आने वाले हैं। बाल रूप में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। यही वजह है कि अयोध्या को नया रूप दिया जा रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिर निर्माण समिति हर कार्यक्रम को इस तरह से तैयार कर रहा है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हालांकि भक्तों को भी अगले दिन यानी 23 जनवरी से रामलला के दर्शन मंदिर में मिलने शुरू हो जाएंगे। भक्तों की भीड़ को देखते हुए अयोध्या के बाजार भी सजने लगे हैं। अयोध्या में इन दिनों धर्म ध्वजा की डिमांड बढ़ गई है। इसमें भी सबसे ज्यादा हनुमान जी के चित्र वाली ध्वजा खासी डिमांड में है। राम मंदिर के बनने से पहले लोगों की यात्रा अयोध्या में हनुमान गढ़ी तक होती रही है। अब राम मंदिर तक आने की तैयारी में लोग हैं। यही वजह है कि ध्वजा की मांग बढ़ रही है। अयोध्या से इसलिए ले जाते हैं कि अयोध्या राजा रामचंद्र जी की नगरी में आए हैं दर्शन करने के लिए, तो यहाँ से कोई निशानी जरूर ले चलें कि जो अपने घर पर लगा दिया जाए। और घर पर लगाने से ये होता है कि अगर 4 आदमी अगर मुहारे के हैं या मोहल्ले के हैं या गांव के हैं या कस्बे के हैं तो वो देखते हैं तो पूछते हैं कहाँ से आपने लेकर आए, तो ये यही बता रहे हैं कि हम अयोध्या से लेकर आए थे। सिर्फ धर्म ध्वजा ही नहीं बल्कि राम मंदिर का मॉडल भी जब से सामने आया है तब से सुर्खियों में है। राम मंदिर के मॉडल को लेकर भी लोगों में खासा क्रेज है। यही वजह है कि बाजार में हर साइज के राम मंदिर मॉडल उपलब्ध हैं, जिसे लोग अपने साथ ले जाना चाहते हैं, अपने घरों में रखना चाहते हैं। अयोध्या का राम मंदिर है। बहुत लोग जैसे दूर से आते हैं, बार बार नहीं आ पाते हैं, तो एक बार राम मंदिर ले जाएंगे, उसका दर्शन रोज करेंगे, रोज उसकी पूजा करेंगे, इसलिए ले जाते हैं यहाँ पे राम मंदिर। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या का कायाकल्प होना है। एयरपोर्ट भी इस महीने के अंत तक चालू होने की बात कही जा रही है। ऐसे में नई अयोध्या में राम भक्तों के लिए सौगातों का पिटारा खुलने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। और अब वक्त हो चला है गुजरात के कोने कोने से आई तमाम बड़ी और अहम खबरों को जानने का। देखते हैं गुजरात फटाफट। आज तक गुजरात के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।